ठीक है, तो अपन पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है काइनेमेटिक्स, है ना। काइनेमेटिक्स का मतलब समझो। सबसे पहले काइनेमेटिक्स के अंदर अपन पढ़ने वाले क्या है। तो काइनेमेटिक्स के अंदर ना अपन बॉडी के मोशन की स्टडी करेंगे, है ना, कि मोशन कैसी होती है बॉडी की। और जब हम मोशन की स्टडी करेंगे तो हम कहीं भी इस बात के बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि मोशन का कॉज क्या है, क्योंकि कॉज को स्टडी करेंगे डायनामिक्स में, है ना। तो आगे अपन डायनामिक्स सीखेंगे जिसमें अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, वर्क बाय एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशन, ये सब चीजें सीखेंगे, वो डायनामिक्स के अंदर आता है। तो वहां पर ये चर्चा करेंगे कि ऐसी मोशन क्यों हो रही है, ऐसा होगा तो कब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कब एक्सेलरेशन होगा, कब किस तरफ एक्सेलरेशन होगा, वो चर्चा वहां होगी। काइनेमेटिक्स में वो चर्चा नहीं होती है कि ये मोशन हो क्यों रहा है, कौन सा फोर्स मोशन करवा रहा है, इन चीजों के बारे में कोई बात नहीं होती है। तो इन काइनेमेटिक्स वी सिंपली डिस्कस द मोशन ऑफ द बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉज ऑफ द मोशन, है ना। कॉज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले, है ना। तो ये बेसिक से सबसे पहले फंडामेंटल बात हुई। तो मोशन के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मोशन को डिफाइन कैसे करोगे, हाउ विल यू डिफाइन मोशन। भाई मोशन को स्टडी करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन। और मोशन के साथ एक टर्म हमेशा एसोसिएटेड होती है, वो है रेस्ट। तो रेस्ट और मोशन को कैसे समझे, है ना। तो अलग अलग डेफिनेशंस डिफरेंट लोग देते हैं। तो मैं इन जनरल अगर पार्टिकल लेवल पे बात करूं कि इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, if the position of particle changes with time, अगर पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, then the particle is said to be in motion. Then the particle is said to be in motion. अगर एक पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है तो हम कहते हैं कि पार्टिकल मोशन में है ना। जैसे डिफरेंट डिफरेंट कोई पार्टिकल ऐसे ही सिंपली मूव कर रहा हो, या कोई चीज घूम रही हो उसके सरफेस पे कोई पार्टिकल हो, तो उसके भी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है ना। तो सिंपल इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। तो रेस्ट क्या होगा, इसका ठीक उल्टा। रेस्ट क्या होगा, इसका ठीक उल्टा, है ना। इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, if the position of particle does not change with time, does not change with time, तो कहते हैं कि वो पार्टिकल रेस्ट में है। तो एक पार्टिकल अगर मोशन में कब कहा जाएगा, जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होगी, तो हम कहेंगे पार्टिकल मोशन में है। और अगर वो पार्टिकल रेस्ट पे है तो हम कहेंगे उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस आता है जो मैं लिख रहा हूं कि रेस्ट एंड मोशन are relative terms. Rest and motion are relative terms. That is, they depend on, rest and motion are relative terms. Relative term का मतलब they depend on reference frame of the observer. अब इसमें दो तो बड़ी बड़ी चीजें उसका मतलब सीखेंगे। रेफरेंस फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर, they depend on reference frame of observer, है ना। वो किस पे डिपेंड करते हैं, ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम पे। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दे डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम ऑफ द ऑब्जर्वर। तो भाई ये ऑब्जर्वर कौन है, तो ऑब्जर्वर वो है जो मोशन को स्टडी कर रहा है। हु इज ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर वो है जो मोशन को स्टडी करता है। तो मोशन को स्टडी करने वाला ऑब्जर्वर है। और रेफरेंस फ्रेम क्या है, तो रेफरेंस फ्रेम का मतलब ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में बैठा हुआ है, दैट इज द रेफरेंस फ्रेम, है ना। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स एंड दे डिपेंड ऑन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब एक ही बॉडी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे हो सकती है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकती है। ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। जैसे आप सिंपल देखते हो कि आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो, तो आप जब ट्रेन से कहीं जा रहे होते हो तो एक ही चीज, आप जो ट्रेन में आपके सामने जो इंसान बैठा है वो आपके लिए रेस्ट पे है, लेकिन अगर बाहर से कोई उसे देखता है तो वो मोशन में दिखता है।
तो एक ही चीज ट्रेन में आपके साथ बैठा वाला को पैसेंजर आपको रेस्ट पे दिखता है और बाहर बैठे आदमी को मोशन में दिखता है। ट्रेन के बाहर कोई पोल हो या कोई ट्री हो, वो बाहर वाले आदमी को रेस्ट पे दिखेगा और आपको मोशन में दिखेगा। तो एक ही चीज डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स को डिफरेंट दिख सकती है, इसीलिए कहते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। ये कैसे टर्म्स है? रिलेटिव, है ना। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है रेस्ट एंड मोशन की। तो रेस्ट एंड मोशन हमेशा ऑब्जर्वर पर डिपेंड करते हैं, ऑब्जर्वर के चेंज होते ही ये मोशन चेंज होती है। फिर ना अपन जो इमोशन सीखने वाले हैं फिजिक्स में, उसको ना कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाएगा, है ना, जो अपन मोस्टली पढ़ेंगे। एक अपन इसमें पढ़ेंगे ना मोशन में, सबसे पहला ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन पहला क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होगा कि जिसमें बॉडी सिर्फ चलता है, उसमें कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं आता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब देयर इज ओनली ट्रांसलेशन, नो रोटेशन। बॉडी की सिर्फ किसी बॉडी या किसी पार्टिकल की सिर्फ पोजीशन चेंज होती है। दूसरा होता है प्योर रोटेशन या रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन ये आगे चल के अपना एक पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, वहां पढ़ेंगे। अभी अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी अपन सिर्फ ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा है रोटेशन, तीसरा कुछ मिक्स टाइप की मोशंस भी हो सकती हैं, जिसमें एक वही रोटेशन में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा मिक्स्ड मोशंस अपने कोर्स में नहीं है। इसका एक एग्जांपल है कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। क्या एग्जांपल है? कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, वो अपन वहां पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और मिक्स्ड मोशन, मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। मैं आपको रफली समझाऊं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसके बारे में। ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में क्या होता है ना, कि बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, पूरी बॉडी एक साथ, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है। सोचो जब कोई चीज घूमती है तो बॉडी के घूमने के ड्यूरिंग उसके ओरिएंटेशन में चेंज आता है। तो अगर बॉडी के ओरिएंटेशन में चेंज आया तो हम कहते हैं कि वो रोटेट हो रही है, और अगर बॉडी के ओरिएंटेशन में चेंज नहीं आया तो हम कहते हैं वो रोटेट नहीं हो रही है। तो ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें ना, अगर मैं सिंपल ट्रांसलेटरी मोशन की बात करूं, ट्रांसलेशन में क्या होता है कि मान लो एक प्लेट थी यहाँ पे, है ना? इसका प्योर ट्रांसलेशन हुआ, है ना। इस पे मान लो कुछ पॉइंट्स थे, से 3 पॉइंट्स थे, और ये यहाँ आ गए। ये प्लेट को मैं मूव करा के यहाँ लाया, तो ये प्लेट की ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं किया। इस प्लेट के जो पॉइंट थे ए बी सी, अभी भी वो पॉइंट वैसे ही है, ए बी एंड सी, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि बॉडी की ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। ए पार्टिकल मान लो यहाँ से यहाँ गया, ऐसे प्लेट को ले गए थे ऐसे घुमा करके। बी पॉइंट मान लो यहाँ से यहाँ गया, और सी पॉइंट मान लो यहाँ से यहाँ गया। तो ये तीनों पॉइंट्स एक साथ मूव किए। तो ट्रांसलेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, एक बेसिक सी बात अगर समझें, कि क्योंकि बॉडी की ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुई, तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन all the particles on the body move on parallel paths, parallel and identical paths। पैरेलल भी कह लो और आइडेंटिकल पाथ पे मूव करते हैं। सारे के सारे पार्टिकल एक ही जैसे पाथ पे मूव करते हैं अगर बॉडी प्योर ट्रांसलेशन में है तो। सोच के देखो, कोई चीज ऐसे हो, ऐसे मूव करके यहाँ से यहाँ आ रही हो, तो इस पूरे के मान लो एक स्क्वायर प्लेट को मैं ऐसे मूव करा के ले गया, तो आप उसके ऊपर जो भी पॉइंट की मोशन देखोगे सबके एक ही तरह की मोशन होगी। वो स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो सकती है, तो सबकी स्ट्रेट लाइन होगी। वो मान लो ऐसे कर्व पे घूम के, जैसे इस डायग्राम में गया तो कर्व पे घूम के भी जा सकती है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि बॉडी की सिर्फ पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती है, और सारे के सारे पार्टिकल कैसे पाथ पे मूव करते हैं, पैरेलल एंड आइडेंटिकल पाथ। सबके पाथ एक जैसे होते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी बॉडी के हर पार्टिकल, जैसे पूरा का पूरा पत्थर हो, उसका प्योर ट्रांसलेशन हो रहा हो,
तो अपन कहेंगे उसके प्योर ट्रांसलेशन में हर पार्टिकल की मोशन सेम होगी। तो आप किसी के मोशन की स्टडी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। रोटेशन में ऐसा नहीं होता है। रोटेशन में बॉडी घूमती है तो पार्टिकल की सिर्फ ओरिएंटेशन, सॉरी, पार्टिकल की सिर्फ पोजीशन चेंज नहीं होती है, उनकी ओरिएंटेशन या बॉडी की ओरिएंटेशन चेंज होती है। तो हर पार्टिकल की मोशन डिफरेंट डिफरेंट लाइन के लॉन्ग होती है, और कंबाइंड मोशन तो दोनों का मिक्सचर है। तो अभी हम क्या स्टडी करने वाले हैं? प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन मतलब सारे पार्टिकल पैरेलल और आइडेंटिकल पाथ पे मूव करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टडी करेंगे ट्रांसलेशन मोशन। क्या स्टडी करेंगे? ट्रांसलेशन मोशन। और ट्रांसलेशन मोशन में हमने क्या समझा कि बॉडी में कोई घूमने उमने का इफेक्ट नहीं है, बॉडी सिंपली चल रही है, पूरी की पूरी बॉडी, एक पार्टिकल हो या बॉडी हो। अब क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन में सारे पार्टिकल की मोशन एक जैसी होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि कई बार हम ट्रांसलेशन मोशन को स्टडी करने के लिए पूरी बॉडी को एक पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहते हैं कि एज होल बॉडी, नहीं, all the particles, as all the particles move on similar path, so motion of the body of a body, so motion of a body in translation can be represented by motion of any point, or body may be treated as a particle, or body may be treated एज अ पार्टिकल। बॉडी को एक पार्टिकल की तरह, क्योंकि हमें मोशन तो स्टडी करनी, तो पूरी बॉडी की मोशन स्टडी करें या पार्टिकल की स्टडी करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये लॉजिक समझो तो सबकी मोशन एक जैसी है, तो आप किसी के मोशन को भी स्टडी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ना, इसमें क्या होगा ना, अपन ऐसे मानेंगे कोई कार मूव कर रही है, तो अपन कार को ये नहीं सोचेंगे कार का पहिया अलग है, कार की छत अलग है, ये अलग है, वो अलग। अपने लिए पूरे कार एक जैसी चलेगी, तो पूरे कार मतलब एक पार्टिकल की जैसा, है ना। अपने लिए कोई आदमी भाग रहा होगा, जब ट्रांसलेशन स्टडी हो रहा होगा, तो अपन पूरे आदमी को एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत आगे चल के सीखोगे कि उस रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट को फिजिक्स की लैंग्वेज में बहुत वेल डिफाइन करके जब कहते हैं, तो सेंटर ऑफ मास कह देते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट फॉर द ट्रांसलेशन। अभी अपने को उसकी जरूरत नहीं है, वो जब अपन डायनेमिक्स स्टडी करने जाते हैं, कॉज क्या है मोशन का, तब उसकी जानकारी की जरूरत पड़ती है। जब तक काइनेमेटिक्स स्टडी कर रहे होते हैं, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पार्टिकल क्या है, हम सिंपल बॉडी को एक पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि बॉडी के हर पार्टिकल की मोशन एक जैसी है, तो मैं एक पार्टिकल को स्टडी कर लूं तो एक तरह से मैं पूरी बॉडी की मोशन को स्टडी कर पा रहा हूं। तो अपन यही सीखने वाले हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटर मोशन मतलब बॉडी के कोई पार्टिकल से रिप्रेजेंट करके अपन उसकी मोशन को स्टडी करेंगे। अब इसमें क्या है ना, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर जो अपन ने सीखा कि सबके पाथ आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं? सबके पाथ आइडेंटिकल होते हैं। ये आइडेंटिकल पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या कर्व हो सकता है ना। ये पाथ जो है ये स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है पार्टिकल की मोशन का, या कर्व हो सकता है। तो जब स्ट्रेट लाइन पाथ होता है तो इसको स्टडी करते हैं अपन रेक्टिलिनियर मोशन में। किसमें स्टडी करते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन में। और जब कर्व मोशन हो रहा होता है तो इसको स्टडी करते हैं कर्विलिनियर मोशन, मतलब पार्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल में कर्व, जैसे सर्कल, पैराबोला। मेनली जो अपना चैप्टर है वो इस पे फोकस करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना। जो अपना मैं आज बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा काइनेमेटिक्स का, फिर मैं कल से जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा दैट विल बी रेक्टिलिनियर मोशन, है ना।
कर्विलिनियर मोशन, कर्व 2D 3D कैसा भी हो सकता है, इसके अंदर अपन एग्जांपल करेंगे पैराबोलिक मोशन है ना, एक्सेट्रा है ना। रेक्टिलिनियर मोशन में अपन पढ़ेंगे पार्टिकल का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे एग्जांपल मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी है ना। तो और मैं आपको तरीके में ब्रेक करके समझाऊं तो पार्टिकल की जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसका हर पार्टिकल का पाथ एक जैसा है। अगर वो पाथ स्ट्रेट लाइन है तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, अगर वो पाथ कर्व है तो उसको कर्विलिनियर मोशन बोलेंगे, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम दो टाइप के मोशन स्टडी करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ और कर्व पाथ। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। तो अपन ने ये सीख लिया ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन और कर्व पे होगा तो पहले अपन रेक्टिलिनियर मोशन सीखेंगे, फिर अपन कर्विलिनियर मोशन सीखेंगे, वो आगे चल के एक एक करके, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज बेसिक डेफिनेशन है ना, कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, कर्व पे मोशन क्या होता है। और हम कौन सा मोशन सीखने वाले हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर, कोई किसी रोटेशन की बात नहीं करेगा। अभी जब रोटेशन चैप्टर में जाएंगे तो रोटेशन की बात करेंगे। अब जब मोशन को स्टडी करते हैं तो मोशन को स्टडी करने का क्या मतलब, तो मोशन को स्टडी करने का मतलब है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को या उसके कुछ पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। उनमें से वही मैं कुछ पैरामीटर्स आपके सामने लिख रहा हूँ एक एक करके कि अपन क्या क्या स्टडी करते हैं। सबसे पहली जो दो चीजें मोशन के स्टडी में स्टडी होती हैं वो होता है बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो मैं मोशन इन जनरल बात कर रहा हूँ, ट्रांसलेटरी मोशन इन जनरल, अभी 1D 2D की बात पे नहीं आई, मैं इन जनरल ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ना, मान लो ये अपना XY प्लेन है, XY प्लेन में एक पार्टिकल मान लो यहां से यहां मूव कर रहा है इस पाथ पे, कहां से कहां, A से B, पार्टिकल कहां से कहां मूव किया, A से B। तो आप कहोगे क्या इसकी मोशन हुई, तो आप कहोगे बिल्कुल हुई। कैसे हुई, तो आप कहोगे सर पोजीशन चेंज हुआ। अगर मैं कहूं पहले पार्टिकल कहां था तो यहां था, और बाद में पार्टिकल कहां है तो यहां है। दिस इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर। मैंने पोजीशन वेक्टर बता रखा है, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन, ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन। तो क्या पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ, तो आप कहोगे यस सर पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ, क्योंकि एक तरह से पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ। ठीक, तो हमें कैलकुलेट करना है इसका डिस्टेंस क्या होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इसको डिफाइन करते हैं लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन। मोशन के ड्यूरिंग पार्टिकल जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करता है, जैसे मैंने कहा ए से बी जो कर्व बना ना ब्लैक कलर से, उसकी जो लेंथ होगी दैट इज डिस्टेंस। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन इज नोन एज डिस्टेंस, है ना। इसकी यूनिट आप ऑलरेडी जानते हो, इसकी यूनिट मीटर होती है। SI यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर वगैरह में भी लिख सकते हैं, पर जब तक यूनिट कहा जाए मतलब हम SI यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं, तो SI यूनिट मीटर होती है। और डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन, तो पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसकी जो एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है, चाहे वो कैसा भी पाथ हो, कर्व, स्ट्रेट, कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्स, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी पूरी लेंथ को डिस्टेंस कहा जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो हम जानते हैं कि उसका पोजीशन चेंज होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिफाइंड एज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिफाइंड एज फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, और इसको ऐसे लिख देते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर।
ऐसे, या कई बार देखोगे डेल्टा आर वेक्टर लिख देते हैं। डेल्टा आर मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। सो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट तो इसकी भी मीटर ही होगी, यूनिट इसकी क्या होगी, मीटर, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो अगर मैं पूछूं कि फाइनल माइनस इनिशियल कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे कि ये जो हुआ ना, दिस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो इनिशियली कहीं था, दिस इज इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि इनिशियल पोजीशन पहले कहा था, प्लस डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस हुआ इक्वल टू फाइनल ट्रायंगल लॉस है। या आप वेक्टर के माइनस से देख सकते हो कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, दिस इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये मैंने आप पैरेललोग्राम लॉ से सोच सकते हो कि अगर आर इनिशियल और आर फाइनल दो एडजेसेंट साइड्स हैं तो ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर है। या आप ट्रायंगल लॉ से सोच सकते हो कि पहले यहां था, दिस इज इनिशियल पोजीशन plus this is displacement equal to this is final. So displacement vector is defined as this is change in position vector, है ना, इसकी यूनिट मीटर होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डेल्टा आर वेक्टर, है ना। क्या आपको वेक्टर को माइनस करना आता है, तो आपको यस सर। तो आपको अगर वेक्टर को माइनस करना आता है तो आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना भी आता है। और अगर मान लो मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं कि पहले टाइम में कुछ S1 डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर कुछ S2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर कुछ S3 डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो सारे डिस्प्लेसमेंट्स का सम है। अभी इसके बारे में बातें करेंगे। कई जगहों पे आप इसकी एक और डेफिनेशन लिखी देखोगे, चलता है वो भी, कोई दिक्कत नहीं है, कि ये ना पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच smallest distance, it is the magnitude, its magnitude is equal to smallest distance between initial and final position of the particle। तो बिल्कुल सही है, मैंने अगर A से B तक को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाया है वेक्टर बनाने के लिए, तो मैंने एक्चुअली में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ही मार्क की है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो इसको ऐसे भी कई बार लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट को, कि डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, या इसको सही सही लिखूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखना ज्यादा सही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, फाइनल पोजीशन ऑफ द। तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, कि इनिशियल और फाइनल के बीच जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो सकती है, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो उसको अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेसिक बात हो गई। ये अपन बचपन से 9th क्लास से खूब सीखते भी हैं, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। मैंने बस आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में बताया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, है ना, कि बाद का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का पोजीशन वेक्टर, माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जनरली इसको एस वेक्टर से लिखते हैं। अभी जो मैं एस आर लिख रहा हूँ ना, ये 3D में कुछ भी हो सकता है, आई कैप जे कैप के कैप कुछ भी हो सकता है। जब 1D में जाते हैं ना, तो इसको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करने लगते हैं कि एक्स से, मतलब अगर पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा तो वहां से डिस्प्लेसमेंट एक्स के लॉन्ग ही होगा। अभी मैं 3D में कुछ भी बात कर रहा हूँ, पार्टिकल कैसे भी मूव कर सकता है। क्वेश्चन अपन इसके पहले ही कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन यहीं पे पूछ रहा हूँ कि मान लो ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए 2,3,-1 मीटर टू बी 5,-2,1 मीटर, then find its displacement, find its डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है।
जल्दी सब लोग लिख के इसका आंसर बताइए मुझे चैट बॉक्स में। जल्दी से मुझे सब लोग इसका आंसर लिख के चैट बॉक्स में बताइए। ये पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 2,3,-1 to 5,2,-1, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ, 3-5 2 वाला कोफिशिएंट है, बिल्कुल सही। तो कैसे लिखेंगे? तो बिल्कुल आसान सी बात है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है? 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप, सॉरी प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और माइनस करेंगे तो 5 माइनस 2 3i कैप माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5j कैप और k प्लस 2k कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड बता देंगे, अदरवाइज आंसर अपने को वेक्टर फॉर्म में ही देना चाहिए कि 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, है ना। सृष्टि आपका के कंपोनेंट गलत आया है, जल्दी से नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, तो ये अपन सीख गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, इन जनरल इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो अपन सीख गए। ये लिख लीजिए जल्दी से, फटाफट लिख लिया होगा शायद आपने, ये फिर भी 10 सेकंड दे रहा हूँ, लिख लो किसी ने ना लिखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ जिसको आपको ट्रू और फॉल्स करना है, ट्रू और फॉल्स, सोच समझ के है बिल्कुल। स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज greater than displacement, distance is always greater than displacement। आपको बताना है ये सही है कि गलत है, जल्दी बताइए। distance is always greater than displacement। एक बच्चे ने अभी तक ट्रू बताया है, बाकी सब फॉल्स बता रहे हैं। 2-3 लोगों ने ट्रू बता दिया, फॉल्स। अगर लिख दे टीएफ, इतना क्या आलस कर रहा है। एक्चुअली मैसेज नहीं आ रहा है, आपका सेंड नहीं हो रहा है। है ना, तो ये फॉल्स है भाई, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? इक्वल भी हो सकता है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं मान लो एक स्ट्रेट लाइन पे चल के यहाँ से वहां जा रहा हूँ सीधा, तो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सही कह रहे हो आप लोग, ये फॉल्स हो सकता है, हमेशा जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो, तो ये कहना बिल्कुल गलत है, फॉल्स हो सकता है। एक स्टेटमेंट और लिख लो, फिर दोनों को एक साथ फिर समझो। If a particle moves on a straight line, then distance is always equal to displacement। अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। बताइए ये सही है कि गलत है? नहीं, इफ मत लिखो बेटा, तुम्हें बस कुणाल, तुम्हें बस ट्रू या फॉल्स लिखना है। इफ अपनी तरफ से मत लिखो, तुम्हें तो बस टी या एफ आंसर हो सकता है तुम्हारा, है ना, तुम्हारा आंसर सिर्फ टी या एफ हो सकता है।
कहा जा रहा है कि अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। बहुत से आधे लोग ट्रू कह रहे हैं, आधे लोग फॉल्स कह रहे हैं, है ना। तो भाई ये फॉल्स है ना, बिल्कुल ऐसा कहना गलत है ना, ये फॉल्स है। और एक बच्चे ने सही बात लिखी भी थी अपने रीजन के साथ इफ लिख करके, बट इफ नहीं लिखना यहाँ, है ना। अपने को एग्जैक्टली मैंने कहा ऑलवेज अगर है इसका मतलब आप कोई भी एक्सेप्शन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, है ना। तो बेटा अगर एक पार्टिकल मान लो स्ट्रेट लाइन पे चलना स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ जाता है और फिर घूम के यहाँ से यहाँ आ जाता है ना, मतलब इसकी मोशन ऐसी होती है, यहाँ से यहाँ गया और घूम के यहाँ से यहाँ आ गया, है ना, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो ये रहा इनिशियल, ये रहा फाइनल। देखो ध्यान से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है ना। और स्ट्रेट लाइन पे तो गया था, इसी लाइन पे चला था और इसी लाइन पे वापस घूम के आ गया। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होता। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं? तो कहते हैं कि इफ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, है ना, that is direction of motion does not change, direction of motion does not change, direction of motion change नहीं होती है, then distance is equal to displacement, then distance is equal to magnitude of displacement, है ना। अगर ऐसा हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, है ना। बात समझ आई कि एक ही तरफ जाता रहे, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ना हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि हाँ ये बात सही है, एक ही डायरेक्शन में जाता रहे बिना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किए तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक कॉमन बात लिख सकता हूं, वो ये है कि डिस्टेंस is always greater than or equal to magnitude of displacement। मतलब डिस्टेंस ना कभी भी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से कम नहीं हो सकता है, या तो ज्यादा होगा या तो इक्वल हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्टेंस कम हो और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, ये नहीं हो सकता, है ना। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ ट्रू फॉल्स के लिए। फॉर अ पार्टिकल इन मोशन, फॉर अ particle in motion distance always increases, distance always increases, for a particle in motion distance हमेशा increase होती है। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ, ज्यादातर लोगों का आंसर सही आ रहा है, ज्यादातर के सबका ही आंसर सही है, बिल्कुल ये हमेशा ट्रू है भाई। डिस्टेंस हमेशा ही बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी हमेशा? क्योंकि पार्टिकल अगर मूव करेगा तो अपनी मोशन के ड्यूरिंग वो किसी ना किसी पाथ को फॉलो करेगा, और अगर वो किसी ना किसी पाथ को फॉलो करेगा तो उस पाथ की लेंथ होगी, तो पाथ की लेंथ होगी तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो अगर एक पार्टिकल मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट हमें डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है। डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज, में डिक्रीज और कई बार सेम भी रह सकता है। कुछ इंटरवल में, कुछ इंटरवल बीच में क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है ना। बट डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर एक पार्टिकल इन मोशन में है तो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा इंक्रीज होगी, और ये चीज हमेशा पॉजिटिव होती है। मूविंग पार्टिकल का डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बेसिक बेसिक से कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे जो आप सब लोग समझ गए, और सिंपल सिंपल से आंसर थे इनके। फिर अब कुछ ऐसे ही सवाल दे रहा हूँ,
कि मान लो एक पार्टिकल ए से बी जाता है ना, एक पार्टिकल कहां से कहां जाता है, ए से बी, सेमी सर्कुलर पाथ पे, और इसकी रेडियस आर है, रेडियस कितनी है, पार्टिकल goes from A to B on the circle, पार्टिकल सर्कल पे कहां से कहां जाता है, ए से बी तक डायरेक्टली, फर्स्ट टाइम पार्टिकल डायरेक्टली गोज फ्रॉम ए टू बी ऑन द सर्कल। तो आपसे पूछो डिस्टेंस कितनी होगी, बिल्कुल सिंपल है ये, डिस्टेंस कितनी होगी तो पाई आर, है ना, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना आएगा 2r। आप सब लोग समझदार हो तो मुझे लगता है इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से यहाँ जाएगा तो डिस्टेंस होगी सर्कल की लेंथ, सेमी सर्कल के, तो वो कितना आएगा पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ये इनिशियल था ये फाइनल था, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, तो ये कितना आएगा 2r। तो ऐसे सर्कल के केस कभी आ जाए तो अपन, बच्चों वाली चीज है ये, 9th पॉइंट वही सीख लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा, इसमें कोई बहुत बहादुरी नहीं थी, है ना, जल्दी से लिखिए, 30 सेकंड दे रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन दूंगा जिसमें थोड़ी सी बहादुरी आएगी। तीस सेकंड दे रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट स्लाइड नहीं लिखी थी क्या, लिखो जल्दी, जल्दी लिखो। ये कहानी वाली स्लाइड तो साथ साथ लिख लिया करो, जिस पे कहानी लिखता हूँ मैं, मतलब ये थ्योरी जिस पे लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, एक दो ठीक ठीक सवाल दे दो। एक तो नॉर्मल सा ही सवाल है कि पार्टिकल ना एक आर्क पे मूव करता है, पार्टिकल moves on a circular arc of radius r and subtends an angle theta at the center as given in diagram. Find distance and magnitude of displacement. Find distance and magnitude of displacement. और डायग्राम जो है वो दिया हुआ है, मतलब सिंपल सा एक आर्क दिया हुआ है, सर्कल का पोर्शन है, पार्टिकल मान लो यहां से यहां चल रहा है, यहां से यहां चलना है, और ये सेंटर है और ये एंगल थीटा है।
ये थीटा है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, सर्कल की रेडियस r है, तो आपको इसका डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। जल्दी बताइए, डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताइए। हाँ प्रखर, सही है, गुड, सही है प्रखर। आदत डाल लो कि जब तक कुछ ना कहा जाए तो थीटा रेडियन में होता है। थीटा किस में होता है? रेडियन में। देखो ध्यान से, तो डिस्टेंस है, हाँ बहुत से लोगों ने सही लिखा है। डिस्टेंस जो होगी ना वो आर्क लेंथ होगी। डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ द आर्क दैट इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। कुछ नहीं दिया, थीटा हम रेडियन में मानेंगे, ये लेंथ एल है, तो डिस्टेंस को मैं क्या लिखूंगा? आर इंटू थीटा। और आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा ये होगा, ये। और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मैं लिखूंगा ना, इट विल बी 2r sin थीटा बाई 2। आपको डायग्राम से भी दिख रहा होगा, 2r sin थीटा बाई 2। यहाँ से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, ये एंगल थीटा बाई 2 होगा, तो ये लेंथ आएगी r sin थीटा बाई 2 और ये लेंथ भी आएगी r sin थीटा बाई 2, है ना? तो अगर वो यहाँ से यहाँ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2r sin थीटा बाई 2। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना? 2r sin थीटा बाई 2। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर बहुत से लोगों का गलत था। एक दो जने ने सही किया था, गुड, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 2r sin थीटा बाई 2। उसको अपन उस लॉजिक से भी सोच सकते हैं, पता है कि r का मैग्नीट्यूड, सुनो ध्यान से, अपन ने एक जगह वेक्टर में सीखा था कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो, याद करो, अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो थीटा से, तो उसमें चेंज कैसे निकालते हैं? तो उसमें आएगा 2f sin थीटा बाई 2 किया था। तो यहाँ जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है r, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, थीटा से रोटेट हुई है। ऐसे भी सोच सकते हो कि इस पार्टिकल के सर्कल में मूव करने से क्या हुआ, इसका जो पोजीशन वेक्टर था आई से एफ वाला, मतलब इसको सेंटर से मिलाने वाला वेक्टर, ये वेक्टर, ये जो इसका पोजीशन वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहा और ये ना थीटा एंगल से रोटेट हुआ, तो इसमें चेंज क्या आएगा? 2r sin थीटा बाई 2। वैसे ना सोच पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्रिकली सोच सकते हो कि ट्रायंगल बनाएंगे और अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। तो ध्यान रहे, हमेशा आंसर r√2 नहीं आता है, हमेशा वो एंगल 90 डिग्री होता तो कुछ और बात थी, यहाँ कोई 90 नहीं था, थीटा एंगल दिया। तो ये रहा डिस्टेंस और ये रहा डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे आर्क वाले सवाल अगर अपने पास आएंगे तो अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। कई बार डायरेक्शन भी पूछ ली जाती है, तो अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये एक हेक्सागन है ना? रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का मतलब इसकी हर साइड इक्वल है और इसकी जो साइड है वो इक्वल टू ए है। साइड लेंथ जो है वो हर साइड लेंथ ए के इक्वल है। इस कॉर्नर को ए कह रहा हूँ, इस कॉर्नर को बी कह रहा हूँ, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। रेगुलर हेक्सागन है और पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से वापस ए पे आ गया। तो आपसे कुछ चीजें पूछी हैं, ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस तो क्या ही पूछेंगे, या पूछ सकते हैं फाइंड
distance and displacement of particle in the duration it moves from, पहला क्वेश्चन, A to C, A से C जाए तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल इन द ड्यूरेशन इट मूव्स फ्रॉम A to C, और दूसरा A to D, A से C जाए और A से D जाए, इस दोनों इंटरवल में 4 क्वेश्चन है, मतलब A से C में डिस्टेंस, A से C में डिस्प्लेसमेंट, A से D में डिस्टेंस, A से D में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्टेंस लिख रहा हूं मैं और यहाँ डिस्प्लेसमेंट। तो अपने के लिए 4 आंसर बताना है, बताइए जरा। मतलब यहाँ के आंसर को फर्स्ट कहना, यहाँ के आंसर को सेकंड कहना, यहाँ के आंसर को थर्ड कहना, यहाँ के आंसर को फोर्थ कहना, और आप 4 वैल्यूज लिख सकते हो। आप चैट बॉक्स में 4 वैल्यूज लिख सकते हो। हेक्सागन पे मूव कर रहा है A B C D E F G के लिए, तो A से C और A से D तक के लिए डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अच्छा, इसमें ना 2 के आंसर तो मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब वो तुम तो क्या बताओगे, वो डिस्टेंस के तो आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। A से C जाएगा तो ये 2A चलेगा, और यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर 3A होगा। इसमें तुम क्या लिखोगे, यहाँ से यहाँ A, यहाँ से यहाँ A, यहाँ से यहाँ A, तो 2A और 3A। बचते हैं सेकेंड और फोर्थ के आंसर। खुशी ने चारों आंसर लिखे हैं, गलत है डिस्प्लेसमेंट। विकास का दूसरा आंसर सही है, सोजल का भी दूसरा आंसर ही लिखा है उसने, ऑब्वियसली बात है सही है। आए थे तो मैं क्या निकलवा रहा हूँ, हेक्सागन के डायगोनल्स। तो एक तो आपका ये वेक्टर है A से C वाला, और एक तो आपका A से D वाला वेक्टर है। इसका आंसर आएगा √3A, इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये तो सिंपली 2A आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2A है ना। इसका आंसर है √3A, इसका आंसर है 2A। ठीक है, सोचो, खुद से कर सकते हो। हाँ, कुछ लोगों ने सही भी करा था, √3A और 2A। ठीक है, सिंपल है। देखो बताता हूँ, ये समझ में आया ना कि हेक्सागन के 2 डायगोनल निकालने हैं मुझे। तो देखो ध्यान से, मान लो ये हेक्सागन वही वाला अपन बना लेते हैं। कई बार तो कुछ ना दिखता हो ना, तो इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में बांट सकते हो। ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं ना सर, ये क्या बनते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये AD तो सीधा ही निकल गया, और ये हर एंगल 60 60 60 का है, तो ये A है और ये A है, तो AD लेंथ तो 2A आ गई सीधा ही। AD लेंथ कितनी आ गई, 2A, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है ना। AD लेंथ निकालने में कोई झंझट नहीं है, उसका 2A आ गया। और AC निकालने में भी झंझट नहीं है। कैसे, तो AC में तुम्हें क्या करना है ना, ये वेक्टर बताना है, मतलब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। इस वेक्टर की लेंथ A है, इस वेक्टर की लेंथ A है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि AC वेक्टर क्या होगा, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो √A² प्लस A² प्लस 2A² cos 60 डिग्री, तो ये आ गया √3A। एक मेथड ये रहा कि आप सीधा मान सकते हो कि AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और AB और BC वेक्टर दोनों की लेंथ AA है, और उन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √3A। एक मेथड ये रहा। दूसरा मेथड भी है,
दूसरा मेथड क्या है, बायोज्योमेट्री। मान लो मैं आपसे पूछूं कि ये लेंथ क्या होगी, तो आप एक काम करो, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है ना। ये पूरा एंगल 120 होता है, तो ये 60 डिग्री है। ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, तो ये a cos 60, ये a sin 60। a sin 60 मतलब a इंटू √3/2, तो √3a/2 ये हो गया और √3a/2 ये हो गया। तो जो टोटल लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, √3a। कितनी आ गई, √3a, है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि √3a और √3a करके, √3a/2 और √3a/2, ये भी सही है अपनी जगह, है ना। तो कैसे भी निकाल लो, बाय ज्योमेट्री और बाय वेक्टर यूज करके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। तो ये इसके आंसर्स हैं, जल्दी से लिख लीजिए, ये आपने शायद लिख लिया होगा, तो ये लिख लीजिए। जल्दी, 30 सेकंड दे रहा हूँ। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आप कर सकते हो, क्वेश्चंस करने को है, मतलब बताने को कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि डिस्टेंस क्या होता है, तुम जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बुद्धि लगानी है, क्वेश्चंस है। जैसे देखो, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ऐसे सोचने के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि कंसेक्यूटिव displacements of a particle in horizontal plane is given, कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में पार्टिकल के कंसेक्यूटिव डिस्प्लेसमेंट दिए हुए हैं, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। आपको ऐसा दिया हुआ है कि पहला जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 20 मीटर ईस्ट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर नॉर्थ, तीसरा डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर वेस्ट, चौथा डिस्प्लेसमेंट है 20√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, है ना। ये 4 डिस्प्लेसमेंट दिए हुए हैं, तो आपसे पूछते हैं बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है? तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि चारों को वेक्टर फॉर्म में लिख लो। अपना जो आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, इसको आप आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिख सकते हो। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, है? तो आप इन सारे डिस्प्लेसमेंट्स को वेक्टर की फॉर्म में लिख लो और नेट वेक्टर का सम निकाल लेना। भाई अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दिए हुए हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सारे डिस्प्लेसमेंट का सम। तो 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट को क्या लिखोगे, 20 आई कैप, 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ को 30 जे कैप, 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट को -40 आई कैप। बचता है कि ये वाला, इसको सीखना है। ये क्या है, 20√2 इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो होता है ना, वो ये डायरेक्शन होता है। नॉर्थ ईस्ट लिखा होने का मतलब ये एंगल 45 डिग्री है, और 45 डिग्री है तभी उसको नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट लिखने का मतलब ये एंगल कितना है, 45 डिग्री नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, और ये 20√2 मीटर। तो मैं इसको लिखूंगा 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप मिलकर क्या बनेगा, 20√2 इन नॉर्थ ईस्ट। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, सबको सम कर दो, आई कैप वालों को एक साथ सम करो, तो 40 और 40 मिलकर 0 हो गया भैया, 0 आई कैप। जे कैप में 30 प्लस 2 20 50, तो 50 जे कैप। तो आंसर आ गया 50 जे कैप, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर टुवर्ड्स, जे कैप मतलब नॉर्थ, सो द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अगर ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की फॉर्म में अगर दिया हुआ, तो अपन उन सबको वेक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे और उनको
वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। अदरवाइज अगर डायग्राम बनाने लगे ना तो डायग्राम बनाने में फंस जाओगे बहुत बार, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को सिंपल वेक्टर से ही करते हैं। जैसे 1-2 तक तो डायग्राम से हो जाता है, जैसे 3, 4, 5 ऐसे डिस्प्लेसमेंट्स आपके पास दिए हो तो इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है कि इनको वेक्टर की फॉर्म में लिखो और वेक्टोरियली उनको सम कर दो। ठीक है, जल्दी इसको लिखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, तो है ना, आज इतना ही पढ़ेंगे, बहुत पढ़ लिया। जल्दी इसको लिखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए।